शांत होंगे सभी। कल कहाँ तक कर रहा था ये बता। कल मैं इस तरह से हो गया शिलालेख के 2 हैं, पशु चिकित्सा, पशु की निंदा। ठीक है, पशु बलि। हमने अशोक के शिलालेख पढ़ रहे थे। ठीक है, अशोक के शिलालेख। ठीक है, ठीक है, सब शांत होंगे। ठीक है, अशोक के शिलालेख पढ़ रहे थे हमने। स्तंभ लेख पढ़ लिए हैं। ठीक है, शिलालेख पढ़ गए। ठीक है, उस शिलालेख में पहला हो गया था। पहले शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, ये बताएंगे। दूसरा शिलालेख में दूसरा शिलालेख भी हो गया था। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य की ये वर्णन किया गया है। चोर दक्षिण भारत के जो कुछ क्षेत्र राजा थे वो राज्य क्षेत्र है, जैसे चोर, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत, इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, और तीसरा शिलालेख है, इसमें जो है राज्य के अधिकारियों को, ठीक है, राजकीय अधिकारी, राज्य के अधिकारी, ठीक है, राज्य के अधिकारियों में शामिल थे रज्जु, युक्त और राज के रज्जु, युक्त और प्रादेशिक अधिकारी थे। ठीक है, तो इनको कहा गया था कि हर 5वें वर्ष आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, उसमें व्यवस्था को देखेंगे, प्रशासन को देखेंगे, हर 5वें वर्ष। ठीक है, को राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष अपने क्षेत्र का दौरा करने हेतु आज्ञा, अपने क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति थी। ठीक है, तो बताया गया था कि अगर बहुत कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ कभी जो राज्य के अधिकारी, जैसे कि हम वर्तमान में किसी नेता को चुनते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो चुनकर जब हम वोट मांगने आता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कभी नहीं आता हो। ठीक है, वो उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, अब एक बात ये भी होती है कि जो विधायक या सांसद बनते हैं उन्हें सांसदों को दिल्ली में बैठना होता है, सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो उनमें भी शामिल होना पड़ता है। लेकिन एक बात ये भी रखना चाहिए कि बजट मतलब जो सत्र जो हमेशा थोड़ा चलते हैं, एक ऐसा भी समय मिलता है कि जहाँ पर वो अपने क्षेत्र में घूम सकता है, शासन व्यवस्था को देख सकता है। कभी तो 5 साल में मिले, लेकिन कभी नहीं घूमना आता। क्या आपके यहाँ कभी डीएम एसडीएम आता है? ठीक है, बहुत मुश्किल से आता है, जब बुलाया जाता है तब आता है। ठीक है, लेकिन वहां पर कहा गया कि हर 5वें वर्ष अपने क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी। ठीक है, जो राजा के पास के व्यक्ति होते, राज्य के अधिकारी कौन होते थे? जो राजा के आसपास रहते थे। ठीक है, तो तीसरे शिलालेख में वर्णन है। चौथा शिलालेख है, ठीक है, चौथा बृहद शिलालेख है। ठीक है, धर्म आचरण के भेरी नाद द्वारा धर्म का उद्घोष। ठीक है, इसमें कोई भेरीनाथ कोई व्यक्ति है। ठीक है, जैसे अशोक ने कहा कि आप जो धर्म का प्रसार फैलाइए। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है शासन में अशोक के, ठीक है, उसको अनुमति दी गई है कि आप धर्म का जो आचरण है, धर्म है, उसको फैलाइए हमारे साम्राज्य में। ठीक है, और शासन व्यवस्था को सुधारिए।
ठीक है। तो कौन था? भेरीनाथ, ठीक है। पांचवा शिलालेख है, पांचवा बृहद शिलालेख है इसमें, ठीक है। दम महापात्र, दम महामात्रों की नियुक्ति, धम महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। धम महामात्रों की नियुक्ति करना, ठीक है। तो पांचवा जो शिलालेख है अशोक का, उसमें धम महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। और फिर क्या है? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को ले, मौर्यकालीन समाज व वर्ण व्यवस्था का, समाज में वर्ण व्यवस्था का वर्णन, पांचवी शिलालेख में वर्णन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मौर्य काल तो वो बौद्धों को, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का मतलब कि घोर निंदा की है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता बौद्ध धर्म, ठीक है। तो लेकिन जब अशोक, वो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार था, तो उस समय वो मतलब कि बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे मौर्य, अशोक ने अपनाया था, ठीक है। तो अशोक के समय की व्यवस्था है, अशोक के जो वो थे, ठीक है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, अशोक ने उसको कम करने की सोची, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन, ठीक है, अच्छे रूप में देखने को मिला, मतलब कि जैसे कि कोई जो शूद्र वर्ग का व्यक्ति है उसके साथ अन्याय नहीं हो, ठीक है। तो क्या है, जब मतलब जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था को नकार रहे हैं, तो उसे धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर मौर्य काल में अशोक के बाद, ठीक है। तो पांचवा शिलालेख, ठीक है। छठा शिलालेख है, छठे शिलालेख में वर्णन है आत्मनियंत्रण, ठीक है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा देनी, ठीक है। जनता, आम जनता, ठीक है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, कौन से शिलालेख में वर्णन है? छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा का मतलब है, ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, तो कोई गलत काम हो रहा है, तो उसे कुछ लोग मिलकर रोक सकते हैं। किसी को पीटने से, या कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करने से रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति वहां पर शासन का अधिकारी है तो उससे बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग अपने आप में ही अपने नियंत्रण पर, अपने आप पर भी नियंत्रण रखे, ठीक है। हमें चोरी नहीं करनी या किसी से बेवजह लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। यह आत्मनियंत्रण, ठीक है। फिर कहा कि अगर किसी के पास मतलब कि किसी के साथ अन्याय हो जाता है, ठीक है, या उसकी किसी को मतलब कि लड़ाई पढ़ाई हो जाती है किसी गरीब के साथ या फिर शूद्र के साथ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति शूद्र के अलावा कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य भी, ठीक है। तो वो उसे कहा गया आम जनता। तो आम जनता जो है राजा से कभी भी मिल सकती है, ठीक है, और अपनी समस्या बता सकती है, ठीक है। और जब राजा ये कहता है ना कि आम जनता मुझसे कभी भी मिल सकती है, तो शासन ऑटोमेटिक से बदलता है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था, ठीक है। अगर आपसे कोई रिश्वत लेता है या आपको कोई डराता धमकाता है किसी काम के लिए, काम करने या न करने के लिए, आप बस वीडियो बनाकर हम अपलोड करें, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। दिल्ली में लगभग आधा भ्रष्टाचार कम हो गया, ठीक है। लेकिन इतने में ही केंद्र की सरकार ने कहा कि ये आपके अंतर्गत नहीं आता, ऐसा करना आपके अंतर्गत नहीं आता। तो दिल्ली सरकार ने जो चालू किया था वो व्यवस्था भ्रष्टाचार बंद करने की, वो बंद कर दी केंद्र सरकार ने, ठीक है। आप नहीं कर सकते इसे, ठीक है। तो जब कोई मुख्य या कोई अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री या फिर राजा ऐसी बात कर दे कि जनता मुझसे डायरेक्ट मिल सकती है, तो आधा भ्रष्टाचार, आधा पाप, अन्याय
ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे 7वां। ठीक है, 7वां शिलालेख लिखेंगे। सातवां में लिखा है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। सभी संप्रदायों हेतु सहिष्णुता की बात। सहिष्णुता की बात। ठीक है, कि अगर मैंने, अशोक ने कहा कि अगर मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्मों का अपमान करूंगा। सभी धर्म सहिष्णु रहेंगे, सभी धर्मों का सम्मान होगा। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि आप बौद्ध धर्म में अपनाओ, उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लगा है। अशोक ने कहा मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लगा है तो मैंने अपनाया है, अब आपकी मर्जी है, आप अपनाएंगे। ठीक है, तो अशोक के साम्राज्य में ब्राह्मण व्यक्ति भी रह रहा है, वो सेनापति भी है, मंत्री भी है, जैन भी रह रहा है। ठीक है, जैन धर्म का मानने वाला। ठीक है, हर धर्म के रहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे 8वां शिलालेख। तो धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किस शिलालेख में है? या संप्रदाय कौन है? धार्मिक संप्रदाय तो होते हैं। ठीक है, तो सभी संप्रदायों हेतु या धार्मिक सहिष्णुता की बात किसमें है? 7वें शिलालेख में। 8वां लिखेंगे, यह यहाँ लिख लो, और धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन। ठीक है, इसमें है 7वें में। 8वें में है सम्राट की धर्म यात्राओं का वर्णन। सम्राट मतलब अशोक सम्राट अशोक की, सम्राट की धर्म यात्राओं का वर्णन। यात्राओं का वर्णन। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म अपनाया तो कहां पर गया? बोध गया गया। ठीक है, फिर जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में गया। ठीक है, कुशीनगर में गया जहां मृत्यु हुई। ठीक है, तो जहां पर वो गया, ठीक है, मतलब उसने बौद्ध स्थलों की, जहां पर गौतम बुद्ध से संबंधित थे, उनकी यात्रा की। ठीक है, सम्राट की धर्म यात्राओं का वर्णन। ठीक है, फिर इसमें बौद्ध है इसमें। ठीक है, बौद्ध जैसे कि बोध गया हो गया, बोध गया। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, लुम्बिनी। ठीक है, ये। ठीक है, और कहाँ गया था? श्रावस्ती गया था, श्रावस्ती, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, वो लिख लेंगे जो भी उद्देश्य है। 9वां शिलालेख लिखेंगे। 9वें शिलालेख में क्या है? धम्म समारोह की चर्चा है। धम्म समारोह की चर्चा, समारोह की चर्चा। ठीक है, वर्तमान में धम्म समारोह वैसा ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं माता रानी का भंडारा करने जा रहा हूँ, जागरण करने जा रहा हूँ, ऐसे ही वो था। सम्राट कह रहा है कि मैं साल भर में एक ऐसे धार्मिक समारोह का रखूंगा, धम्म समारोह है, जिसमें लोगों को भोजन की सुविधा होगी, लोगों के लिए लोगों को दान दक्षिणा दी जाएगी, दान दिया जाएगा, वस्त्र दिए जाएंगे। ठीक है, और धर्म का महत्व बताया जाएगा। ठीक है, कि धर्म क्या है। ठीक है, ठीक है, तो धम्म समारोह की चर्चा है 9वें शिलालेख में। ठीक है, और इसमें भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा आचरण, शिष्टाचार का उल्लेख। ठीक है, सभी के साथ शिष्टाचार रहेंगे, सभी के साथ अच्छे आचरण के साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये धम्म में बताया गया है। 10वां शिलालेख है, 10वां। ठीक है, इसमें क्या है? अशोक ने आदेश दिया अपनी प्रजा को। ठीक है, अशोक ने आदेश दिया, ठीक है, कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा या
जनता के हित में काम करें, प्रजाएं जनता के हित में काम करें, ठीक है, काम करें। तो अशोक ने कहा, ठीक है, जब कोई ऐसा होगा कि भी जो राजा भी और उच्च अधिकारी भी जनता के हित में काम करें, ठीक है, अगर कहीं पर टैक्स ज्यादा है तो टैक्स कम करो, अगर कहीं पर कुछ लोग जो हैं ये गरीब लोगों को या शुद्ध लोगों को मारते हैं, डराते हैं, ठीक है, या फिर पशु चोरी का कोई मामला है या पशु बलि का मामला है, ठीक है, उसे संज्ञान में लें और उसे कम कराने की, उसे समाप्त करने की कोशिश करें, ठीक है, और वो उच्च अधिकारी भी करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि तो क्या करेगा, मेरे वो अभी मंत्री को, गृह मंत्री को फोन लगाता हूँ, अभी ट्रांसफर हो जाएगा, तो पुलिस वाला चुप बैठ जाता है, पुलिस वाला दरोगा भी, IPS तक के भी चुप बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर ना हो जाए कि जहां पर मतलब कि दिन रात गोली चल रही हो। नक्सली एरिया में कौन जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता जाता, ठीक है, वहां सैनिक सब सोचते हैं, ठीक है। फिर है अशोक ने कहा कि अगर मैं धर्म को चला रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा धर्म को चलाने के साथ साथ मेरा धर्म को चलाने का मकसद है कि लोग अच्छे बने, अच्छे आचरण वाले बने, ठीक है, लेकिन धर्म को चलाने के साथ मैं अपने आप में कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता, मतलब कि मेरी प्रसिद्धि बने, मुझे लोग भगवान के रूप में जानने लगे। अशोक ने मना किया है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने मना किया है कि मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसे अशोक मना कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, तो अशोक ने मना किया है, ठीक है, ख्याति व गौरव की निंदा, ख्याति व गौरव की निंदा, ठीक है, ख्याति व गौरव की निंदा की, ठीक है, ख्याति व गौरव की निंदा की, ठीक है, और धम्म नीति को श्रेष्ठ, धम्म नीति को श्रेष्ठ बनाने हेतु बल दिया, ठीक है, अशोक ने। ये हो गया 10वां शिलालेख। 11वां शिलालेख है, ठीक है, ग्यारहवां है धम्म नीति की व्याख्या, धम्म नीति की व्याख्या, ठीक है, कि धम्म नीति कैसी होगी, ठीक है, कौन लोग उसको फैलाएंगे, ठीक है, कब कब समारोह होंगे, ठीक है, ठीक है, उसके नियम क्या है, ये सब धम्म नीति की व्याख्या जो है 11वें शिलालेख में की गई है, ठीक है। 12वां शिलालेख है, ठीक है, 12वां शिलालेख है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, ठीक है, तथा स्त्री महामात्र की चर्चा। सर्वधर्म संभाव का मतलब है कि सभी धर्म समान हैं, ठीक है। अगर मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी धर्म का अपमान करूंगा या कोई धर्म छोटा होगा, ठीक है। ये मेरा निजी मामला है, अशोक ने कहा ये मेरा निजी मामला है कि मैं किसी धर्म को अपनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि कौन सा धर्म, ठीक है। तो अशोक ने कहा सर्वधर्म संभाव, ठीक है, सभी धर्म समान है, ठीक है, सभी धर्मों एक जैसे सकते हैं, ठीक है, सर्वधर्म संभाव, ठीक है। और फिर कहा देखो वर्ण व्यवस्था और उसके स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों का जो स्थिति में गिरावट आई थी, ठीक है, वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में, ठीक है, तो उसमें जो स्त्रियों को शासन से अलग कर दिया गया, लेकिन मौर्य काल में आकर स्त्रियों को शासन में शामिल किया गया और महामात्र एक शासन अधिकारी होता है,
ठीक है, महामात्र, ठीक है। तो स्त्री महामात्र, ठीक है, स्त्री महामात्रों की चर्चा की गई, ठीक है। अगला है 13वां, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन सभी शिलालेखों में से 13वां ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पूछे शब्द में है वैसे, लेकिन 13वां ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 13वां लिखेंगे कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन, ठीक है, क्योंकि कलिंग क्या था, पड़ोसी राज्य, ठीक है। तो कलिंग का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, ठीक है, राज्यों का वर्णन। पड़ोसी राज्य में और कौन कौन थे, पड़ोसी राज्य में थे पांड्य, ठीक है, पांड्य थे, चेर थे, चोल थे, ठीक है, सत्यपुत और केरलपुत, ठीक है। और कलिंग हो गया, महाराष्ट्र में भी थे, ठीक है, गुजरात में भी थे कुछ, ठीक है। फिर भूटान था जो चाइनीज था, ठीक है, तिब्बत, ये सब क्या है, पड़ोसी राज्य का वर्णन है। और कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, 13वें शिलालेख, ये याद रखना है, ठीक है। अपराध, अपराध करने वाली आठवीं अपराध करने वाली आठवीं जातियों का वर्णन, ठीक है, आठवीं जातियों का वर्णन, आठवीं जाति का वर्णन है 13वें शिलालेख में। और लास्ट है 14वां, जिसमें है, ठीक है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने, लास्ट है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया, बिताने हेतु या जीने हेतु प्रेरित किया, ठीक है, प्रेरित किया, ठीक है। ये सभी लिख लेंगे, ठीक है। सभी ने लिख दिया ये। अब देखो, एक अशोक का मूल्यांकन आता है, कभी कभी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए अशोक का मूल्यांकन, ठीक है। अब ये 14 शिलालेख पढ़े, इनमें क्या क्या बताया है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहली क्लास में, ठीक है, कि अशोक कैसा व्यक्ति था। और अशोक को धीरे धीरे जब अशोक ने अच्छे काम किए, अशोक को क्या जानते हैं, सम्राट अशोक, अशोक महान कहते हैं, ठीक है। तो महान व्यक्ति कोई ऐसे ही नहीं बनता, ठीक है, जब अच्छे कर्म करता है तभी महान बनता है, ठीक है। तो अशोक ने अच्छे कर्म किए, आज अशोक को महान व्यक्ति मानते हैं, ठीक है। और अशोक ही पहला व्यक्ति था जिसने विश्व में भारत का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित कराया, प्रभावित किया विश्व को, ठीक है, भारत के नाम से, कि कोई भारतवर्ष है, ठीक है। क्योंकि मौर्य चाहते थे कि भारत, अखंड भारत, जिसमें कोई खंड ना हो, बटे हुए ना हो, एक अखंड भारत का निर्माण करना। और वो अशोक ने अंतिम समय में, अशोक के समय तक वो अखंड भारत का निर्माण हो गया था, ठीक है। तो यही लिख लेंगे, ठीक है। अशोक ही वह प्रथम सम्राट था, अशोक ही वह प्रथम सम्राट था जिसने, ठीक है, ये लास्ट आता है वो लिखना, शिलालेख सा लागे, अतः अशोक ही वह प्रथम सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में, विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज किया, विश्व इतिहास में भारत का नाम
दर्ज किया, ठीक है। कि लौह भारत को भी जाने दर्ज किया, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था मौर्यों के समय, अशोक के समय तक आते आते बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था भारत का, और एक अखंड भारत, एक क्या कहलाने लगा फिर भारत, अखंड भारत, ठीक है। अखंड, जिसमें कोई खंड ना हो, अखंड भारत, ठीक है। अखंड भारत का निर्माण, ठीक है। और चाणक्य भी चाहता था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूं, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अब आगे आपका शांत बैठो, नहीं मोबाइल छीन ले जा रहा है, ठीक है। आगे लिखेंगे अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है जी। हाँ, ग्वालियर में लिखा नहीं, हाँ, ग्वालियर गुहालेख लिखा है तो बराबर की पहाड़ियां, गुहालेख में बराबर की पहाड़ियां वही लिख लेंगे। गुहालेख में इतने प्रसिद्ध भी नहीं है, जो प्रसिद्ध होते हैं तो मैं बता देता, ठीक है। गुहालेख में फिर भी लिख सकते हैं, जो गुहालेख थे, ठीक है। तो पहले लिखा था हमने गुहालेख, गुहालेख में लिख सकते हैं बराबर की पहाड़ी, जो बिहार में 4 गुफाएं लिखी हैं, ठीक है। तो अशोक ने किसके लिए बनाई थी? आजीविकों के लिए, आजीवक गुरु या संत थे जो भी, उनके लिए बनवाई थी बिहार ने, ठीक है, ठीक है। लोमस गुफा, सुदामा गुफा, ऐसे 4 गुफाएं, ठीक है। तो आगे लिखेंगे अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है। अशोक की जो मृत्यु है, अशोक की मृत्यु, अशोक की मृत्यु, ठीक है। अशोक की मृत्यु हुई, ठीक है, 232 ईसा पूर्व, ठीक है। इतना मृत्यु होगी तो उसके बाद अशोक के जो व्यक्ति, मतलब जो पुत्र है वही शासन संभालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पुत्र आया था, ठीक है। अशोक की मृत्यु, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में हुई। तो फिर अशोक का पुत्र था एक तीवर, ठीक है। अशोक का पुत्र तीवर भी कहते हैं, ठीक है। एक तीवर था, ठीक है। एक महेंद्र था, ठीक है, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र हुआ, ठीक है। ठीक है, तीवर, महेंद्र, ठीक है। लेकिन इनका ही किसी का लड़का था एक, जो अशोक का क्या कहलाएगा? पोता, पोत, ठीक है। अशोक का पोत्र, ठीक है, अशोक का पौत्र था अंतिम, अशोक का पौत्र, ठीक है, या पोता, ठीक है, या पोता, ठीक है। तो कौन था? बृहद, ठीक है, कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। ये अशोक का कौन था? पोता था, ठीक है। इनका कोई से का बेटा होगा, ठीक है। ये अंतिम सम्राट था, कौन था ये? मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है। ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है। यहां पर लिखेंगे बृहद्रथ के सेनापति, ठीक है, बृहद्रथ के सेनापति, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से
वृहद्रथ की हत्या कर दी थी। वृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का पतन किया। मौर्य वंश हत्या कर मौर्य वंश का पतन किया। ठीक है, पतन किया। ठीक है, और उससे पतन किया। ठीक है, पतन किया और शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश की स्थापना। ठीक है, स्थापना की। और ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। ठीक है, और उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किसकी हत्या करके की? वृहद्रथ की। ठीक है, और ये जो समय था, ये जो बात है, ठीक है, ये है 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व की लगभग 185 ईसा। ठीक है, ये हत्या की थी 185 ईसा पूर्व। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब लिखेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। सरबल से ठीक है, तक बता देंगे। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि देखेंगे एक बात हम बताएं आपको, अगर किसी मंत्री का बेटा या किसी प्रधानमंत्री का बेटा ही आगे प्रधानमंत्री बनता है तो ऐसा कहा जाता है, यह माना भी जाता है, ऐसा सिद्ध भी होता है कि वो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। ठीक है, या मतलब कि किसी मंत्री का बेटा भी हो। ठीक है, क्योंकि जो मंत्री का बेटा है तो उसने ऐसी शिक्षा नहीं ली, ऐसा ज्ञान नहीं लिया कि जो गरीबों बेसहारों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता था। लेकिन ऐसा ज्यादातर सिद्ध नहीं बैठता कि वो अच्छा प्रधानमंत्री बनने की तो ज्यादातर कोशिश की जाती है। ठीक है, या ज्यादा अच्छा राजा बनने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी नीतियां क्या होती हैं, कई बार वो फेल हो जाती हैं निम्न वर्ग के लोगों के लिए या फिर गरीबों के लिए। ठीक है, या फिर समाज के लिए। ठीक है, क्योंकि उसे समाज का इतना ज्ञान नहीं होता। ठीक है, या उसने इतनी नजदीकी से समाज को नहीं देखा कि वो अच्छे से शासन कर पाए। ठीक है, लेकिन मौर्यों में देखा जाए, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसी गरीब का ही व्यक्ति था, बेटा था। ठीक है, और वो उसे शिक्षा दी चाणक्य ने। ठीक है, क्योंकि गरीब था और शूद्र भी था। ठीक है, चाणक्य वो चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र भी था और गरीब भी था। ठीक है, तो उसे जो था वो निचले स्तर से उठ के आने वाला ऊपर बैठने वाला शासक था। ठीक है, तो धीरे धीरे उसे हर अपने जीवन का हर अनुभव सीखता गया और एक अच्छा शिक्षक मिल गया चाणक्य। ठीक है, अच्छा शिक्षक मिला तो उसकी सहायता से अच्छा ज्ञान मिलता भी गया और अच्छी राजनीति मिलती गई। ठीक है, और अंत में क्या मतलब कि बहरहाल उन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति को ही पता होता है और धीरे धीरे मतलब जब वो बड़ा बन जाता है कि मैं किन परेशानियों से निकल के आया हूँ और समाज क्या परेशानी झेलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब परेशानी झेली तो उसको पता था कि ऐसी परेशानी समाज में होती है और मुझे भी इनको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, या फिर विद्युसार ने या अशोक ने
कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की सोची। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य कैसा था? कल्याणकारी राज्य। ठीक है, कैसा था? लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, ये लोक कल्याणकारी राज्य था। ठीक है, इसमें केंद्रीकृत स्वरूप तो था, लेकिन निरंकुशता नहीं थी। केंद्रीकृत स्वरूप, शासन का जो या प्रशासन का केंद्रीकृत स्वरूप था, लेकिन निरंकुशता नहीं थी। लेकिन निरंकुशता नहीं थी। निरंकुशता नहीं थी। ठीक है, निरंकुशता का मतलब है, ठीक है, कि जो अधिकारी हैं, शासन के जो अधिकारी हैं, जो शासक हैं, वो केवल और केवल कुछ ही लोगों को न्याय देता है। सभी लोगों को न्याय की व्यवस्था नहीं करी गई सभी के लिए, उन्हें न्याय नहीं मिलता सभी को। जैसे कि गरीब हो, ठीक है, या निर्धन हो, या महिलाएं हैं, ठीक है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो कहलाता है निरंकुश शासन। ठीक है, यही तरीके से लोगों को अच्छी शासन व्यवस्था न मिलना, ठीक है, वह जो अधिकारी हैं या जो राजा हैं उन्हें ही न्याय मिल रहा, ठीक है, वही शासन कर रहे हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, तो निरंकुश शासन है। लेकिन मौर्य साम्राज्य में सभी के लिए सोचा गया था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। ठीक है, जीव जंतु के तय भी सोचा गया था। ठीक है, तो ये निरंकुश नहीं था, लेकिन केंद्रीकृत था। सभी राजा के अंतर्गत आते थे, लेकिन केंद्रीकृत था, लेकिन निरंकुश नहीं था। ठीक है, आगे लिखेंगे। और इसी में आता है शासन का साप्ताहिक सिद्धांत। शासन का सप्तांग सिद्धांत। शासन का सप्तांग सिद्धांत। शासन का सप्तांग सिद्धांत, इसके अनुसार चाणक्य ने कहा था कि शासन का जो सप्तांग सिद्धांत है, ठीक है, अगर जैसे राजा है, ठीक है, तो राजा क्या है? उस शासन का सिर है। ठीक है, राजा क्या है? उस शासन का सिर है। और अमात्य क्या कहलाता है? उस शासन का आंख कहलाता है। ठीक है, राजा अमात्य कहलाता है कि जैसे कि एक व्यक्ति के एक ही सिर होता है, तो राजा के एक सिर होगा। ठीक है, तो राजा का जो सिर है वो आंख है, वो मतलब जो सिर है वो राजा है। ठीक है, और जो आंख है वो अमात्य है। ठीक है, तो अमात्य की संख्या बढ़ गई, 2 हो गई। ठीक है, आंख 2 होगी तो अमात्य की संख्या बढ़ गई। ठीक है, अमात्य भी कुछ ही लोग होते हैं। जो अमात्य कहलाता है वो शासन का आंख कहलाता है। अमात्य व्यक्ति जो होते हैं वो राजा से डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, पास के होते हैं। जैसे आंखें हमारे सिर पे ही, सिर के आसपास ही लगी हुई हैं। ठीक है, वैसे ही आंखें जो अमात्य व्यक्ति जो होते थे, ठीक है, जिनको अमात्य नियुक्त किया जाता था, वो राजा से ज्यादा संबंधित रहते थे, राजा के ज्यादा पास रहते थे। ठीक है, हाँ, जैसे मंत्री हो गए। ठीक है, फिर आया जनपद। ठीक है, राजा सिर, अमात्य आंख, जनपद। जनपद कहते हैं जंगा, जंगा कहते हैं जो जान कहते हैं। ठीक है, जनपद जंगा वहीं से आगे चला है। ठीक है, जनपद से आगे आता है दुर्ग। ठीक है, जो दुर्ग होते हैं वो कहलाते हैं बाह। ठीक है, बाहे, हाथ। ठीक है, फिर आता है साप्ताहिक सिद्धांत के अनुसार कोष। ठीक है, जो कोष कहलाता है, ठीक है, वो कहलाता है मुख। ठीक है, मुख में कितना खाना खाते हैं। ठीक है, अगर किसी शासक के पास कोष होगा, कोष कहते हैं धन संपत्ति होगी। ठीक है, तो अपनी सेना का खर्च, अपने साम्राज्य का खर्च, ये जनता को कुछ फ्री की सुविधा देनी है, उसका खर्च वहन करता है। ठीक है, तो ये जैसे टैक्स व्यवस्था है जो कर लेते हैं, चुनावी तो वगैरह होती थी, अच्छे से ले रहे नहीं ले रहे। ठीक है, इधर देखेंगे सभी शासन। ठीक है, फिर आता है दंड या बल या सेना। दंड, बल या सेना, और इसे कहते हैं मस्तिष्क। ठीक है,
मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है। फिर आता है लास्ट में कान, कान, ठीक है। ये मतलब कि ये मित्र से संबंधित है। मित्र जो होते हैं, ठीक है, राजा की जो मित्र हैं, ठीक है, इसमें समझेंगे जो राजा है किसी शासन को सिर होता है, ठीक है। जो राजा के अमात्य हैं वो राजा की आंखें गड़ाती है एक तरीके से, ठीक है। वो राजा की विश्वासी होती है, कभी आंख मिचौली नहीं करेंगे, ठीक है। फिर राजा के जो जनपद है, जनपद में जो व्यक्ति है मुख्य है, ठीक है, जनपद का जो अधिकारी है, ठीक है, वो जन्नत कहलाती है राजा की, ठीक है। वो अधिकारी किसी जनपद का, किसी जिले का, मतलब किसी जनपद का या जिले का किसी को मतलब कि मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्य अधिकारी बनाया है, ठीक है, बड़ा अधिकारी बनाया है किसी जनपद का, तो राजा की जंगा है। अगर ये अधिकारी कुछ छल कपट करता है राजा के साथ, तो समझो राजा की टांग या जंगा को तोड़ा गया, ठीक है। तो राजा उसे कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। फिर आता है दुर्ग, दुर्ग कहलाते हैं बाहें, ठीक है, हाथ, ठीक है। फिर है कोष, कोष जो मुख है, ठीक है, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होगी साम्राज्य के पास, तो अच्छी सेना रखेगा, अच्छी व्यवस्था देगा लोग, ठीक है। फिर है दंड बल या सेना, तो मस्तिष्क है। और जो मित्र होते हैं राजा के, वो एक तरीके से कान कहलाते हैं, ठीक है। वो जैसे कि गुप्तचर हो गए, ठीक है, तो गुप्त बातें बताते हैं। तो सावधान सिद्धांत में मौजूद है, ठीक है। लिखे सभी ने? अब लिखेंगे क्या समय होगा? दो पूरे तो हो गए। किसी की क्लास है तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जो मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, या जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, तो उसमें 16 उच्च अधिकारी होते थे, 18, ठीक है, ठीक है। उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तो जो उच्च अधिकारी होते थे मौर्य साम्राज्य में, उनको तीर्थ कहा जाता था, और 18 प्रकार के उच्च अधिकारी थे, ठीक है। 18 तीर्थ या 18 उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी थे मौर्य साम्राज्य, ठीक है, उच्च अधिकारी या 18 तीर्थ, ठीक है। और 26 प्रकार के महापाल, ठीक है, ठीक है। जो 18 तीर्थ हैं या उच्च अधिकारी हैं, इनके ही अंतर्गत जो थे कुछ विभाग बनाए गए, कुछ संस्थाएं बनाई गई, ठीक है, कुछ विभाग या संस्थाएं बनाई गई, ठीक है, विभाग या संस्थाएं बनाई, ठीक है। जो 18 तीर्थ होते थे इनके अंतर्गत ही, और इनके अध्यक्ष बुलाते। तो जो ये विभाग या संस्थाएं जो थी उनकी संख्या थी 26, ठीक है, उनकी संख्या थी 26, ठीक है। तो यह इन विभाग और संस्थाओं का जो अध्यक्ष होता था, इन विभाग या संस्थाओं का जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, जो अध्यक्ष है उसे कहते थे महामात्र, महामात्र, ठीक है। हम वर्तमान में कहें जैसे सीबीआई, ठीक है, सीबीआई क्या है? एक संस्था है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक प्रमुख है, कौन? गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय है या प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पीएमओ है, ठीक है। तो ये इनके नियंत्रण में कार्य करती है, ठीक है, और सीबीआई का कोई अध्यक्ष है, ठीक है। तो ऐसी वहां था, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अध्यक्ष को कहा करते हैं महामात्र, ठीक है। और कल हम जो है जो मौर्य काल से संबंधित जो संस्थाएं थी, कुछ संस्थाएं थी जैसे कि संग्रहकर्ता, ठीक है,
या फिर जनजाति से संबंधित थे या आश्रम विभाग, ठीक है। तो कुछ विभाग थे उनके नाम लिखेंगे, वो जो पूछे जाते हैं, ठीक है, मुख्य मुख्य, और कर्क लाएंगे, ठीक है, कर्क।